हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी राका राजपूत। आज मैं हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकालीन कराने जा रही हूँ और पिछले जो क्वेश्चन आए हुए हैं सभी वर्षों के टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, एनबीएस, केबीएस, नेट, जेआरएफ, इन सभी के पुराने क्वेश्चन पेपर जो आए हुए हैं उन्हीं को हल करा रही हूँ। और उसी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 84 सिद्धों में नहीं है? कौन सा 84 सिद्धों में नहीं है? विरूपा, कंडपा, कुकुरिया, सारंगधर। कौन सा नहीं है? विरूपा, कंडपा, कुकुरिया, सारंगधर। कौन सा नहीं है? सारंगधर नहीं है हमारा। ये हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, सारंगधर हमारा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84, 65, 72, 66। कितनी मानी जाती है? 84 मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, निर्गुण की उपासना, उपर्युक्त किसी प्रकार का नहीं। हमको बताना है कौन सा लिखा जा रहा था। इसमें जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन होता था। ठीक है, क्योंकि तब राजाओं के दरबार में ये लोग रहते थे तो उनकी प्रशंसा के चक्कर में ये इधर हमारे जो समाज में हो रहा है वो नहीं लिख करके राजाओं की प्रशंसा में उन्हीं का वर्णन करते रहते थे, अपना जनजीवन भूल के, क्योंकि वो फिर नहीं तो रखेंगे नहीं अपने दरबार में, इसलिए उनकी प्रशंसा करते रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? ब्रज भाषा में। ठीक है, हाँ, डिटेल दी गई है। रासो ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखे गए थे। डिंगल पिंगल शैलियाँ थीं। ठीक है, राजस्थान की अनुश्रुति या परंपरा के अनुसार पृथ्वीराज रासों की रचना ब्रज भाषा में हुई है। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है, ये हमारी ठीक कहने की आदत और पड़ गई है। वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं था? किस विषय का वर्णन नहीं था? आश्रयदाताओं का अतिरंजन वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, कृष्ण लीला का प्रतिपादन, युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन। इसमें ये बताना है हमें कौन सा नहीं था। हमारा आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन तो ये लोग करते थे। ठीक है, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण भी रखते थे, बड़ाई में मिला जुला के थोड़ा बड़ा के कर देते थे। श्री कृष्ण का प्रतिपादन ये नहीं था। ठीक है, युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन। ठीक है, ये हमारा सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आगे हमारा क्वेश्चन है, हाँ, इसका हमारा थोड़ा डिटेल में भी दिया गया। वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं किया जाता था। इन काव्यों में आश्रयदाताओं का अतिरंजन वर्णन, इतिहास और कल्पना के सम्मिश्रण तथा युद्धों का सजीव गत्यात्मक वर्णन पाया जाता था। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, आगे हमारा क्वेश्चन है, हाँ ये है, सॉरी थोड़ा डिले हो रहा है। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया था? 700 से लेके 1400 को क्या नाम दिया ग्रियर्सन ने? इसको नाम दिया है चारण काल। हाँ, ये के बारे में दिया गया। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 कालखंड को जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया है। इसका प्रारंभिक 640 के आसपास स्वीकार करते हैं। नोट, अधिकतर विद्वानों की कृतियों में ग्रियर्सन द्वारा काल विभाजन 700 से 1300 ईस्वी उद्धृत मिलता है, जिसे उन्होंने चारण काल कहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न 700 से 14 में कहा गया है। ठीक है, लोक सेवा आयोग। बीसलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया था? गे शैली का। इसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। बीसलदेव रासो मूलतः गे काव्य था, अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहा है। यह प्रेम एवं श्रृंगार भरपूर काव्य है, जिसमें भोज परमार का की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय की 7 पुत्रियों में से एक थी। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया है। इसका प्रारंभिक 640 के आसपास स्वीकार करते हैं। नोट, अधिकतर विद्वानों की कृतियों में ग्रियर्सन द्वारा काल विभाजन 700 से 1300 ईस्वी उद्धृत मिलता है, जिसे उन्होंने चारण काल कहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न 700 से 14 में कहा गया है। ठीक है,
अजमेर के राजा राजमती हैं, ये पूछी जाती हैं राजकुमारी का नाम। और बिसलदेव तृतीय का विवाह राजकुमारी वियोग पुनर्मिलन की कथा पर आधारित है। ठीक है, आगे हम पढ़ सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन बढ़ाते हैं इसको। आधारित वियोग एवं पुनर्मिलन की सरस शैली में प्रस्तुत की गई इस ग्रंथ की रचना नरपत नाल ने 1155 ईस्वी में की थी। बिसलदेव रासो आदिकाल की एक श्रेष्ठ एवं काव्यकृति है। बिसलदेव रासो की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता। विद्यापति से होती हुई यह परंपरा भक्तिकालीन प्रेमाख्यानिक काव्यों तक पहुँचती है। कृष्ण भक्तों को भी प्रभावित किया और रीतिकाल में जाकर इसका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ। बिसलदेव रासो में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12मासा वर्णन सबसे पहले मिलता है। ठीक है, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? बिसलदेव रासो के रचनाकार हैं नरपत नाल। ठीक है, आगे है बिसलदेव रासो में बिसलदेव की पत्नी का नाम क्या है? देखो आ गया, इसमें पत्नी का नाम पूछ दिया गया है। पत्नी का नाम है राजमती। ठीक है, और आगे है बिसलदेव रासो के रचयिता कौन है? बिसलदेव रासो के रचयिता कौन है इसमें? नरपति नाल। ठीक है, आगे है हमारा बिसलदेव रासो के रचयिता कौन है? नरपत नाल। हाँ, क्या है बेटा, आप थोड़ी देर 1 मिनट रुक जाइए। सॉरी, हमारा बच्चा हमें बार बार। हाँ, निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य का श्रृंगार काव्य है? इसमें कौन सा है? बिसलदेव रासो। ये प्रेम काव्य राजमती से रूठ के उड़ीसा चले गए थे। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्णन विषय वीर का रस न होकर श्रृंगार रस है? ये कौन सा है? ये हमारा है बिसलदेव रासो। ठीक है, हाँ आज डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है, राजमती से रूठकर बिसलदेव कहाँ गया था? राजमती से रूठकर बिसलदेव उड़ीसा चले गए थे। ठीक है, बिसलदेव रासो में राजा भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा चौहान राजा बिसलदेव तृतीय के विवाह वियोग पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की है। इसमें बड़े तय की राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा बिसलदेव उड़ीसा चला गया था। 12 वर्ष तक राजमती उसके ब्रह से दुखी रहती थी। वह राजभवन के दीवारों को कोसती हुई वन में रहने को कामना करती थी। हाँ, सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्र इसमें मिलता है। वो अपने महल को भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसके राजा रूठ के चले गए थे, तो उसको ऐसा लगता था कि अब ये दीवारें और ये राजपाट इसका मैं क्या करूँगी, ऐसे उसके मन में विचार आते थे। ऐसा लगता वन में मैं चली जाऊँ। आगे है, किस रासो ग्रंथ को आला खंड के नाम से जाना जाता है? किस रासो को आला खंड के नाम से किसको जाना जाता है? जगनिक। ये उत्तर प्रदेश में गाया भी जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी दिया गया है। जगनिक के परमाल रासो ग्रंथ को आला खंड के नाम से जाना जाता है। इसमें महोबा उत्तर प्रदेश के वीर आला और उदल वीरता की गाथा, उत्तर प्रदेश के अवध और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड सर्वाधिक लोकप्रिय वीर गाथा 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने जिस आला खंड का प्रकाशन कराया था वह मौखिक परंपरा पर ही आधारित है। इसी प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारण किया और उसे नागरिक प्रचारिणी सभा से प्रकाशित कराया। ठीक है, श्याम सुंदर दास ने करवाया था। उत्तर प्रदेश में आला खंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? कौन सा प्रचलित है? परमाल रासो। ठीक है, आगे आला और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन हैं? ये जगनिक हैं। ये उसी का नाम बार बार घुमा कर पूछते हैं। आला खंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो। ठीक है, आला खंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो। परमाल रासो काव्य कृत के कवि का नाम क्या है? जगनिक।
आला और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। किस मिलता है? परमाल रासों में। कवि जगनक की रचना का नाम क्या है? कवि जगनिक की रचना का क्या नाम है? आलाखंड। ठीक है, परमाल रासो आलाखंड एक ही बात है। परमाल रासो के लेखक क्या नाम क्या है? जगनिक। कितनी बार आता है ये क्वेश्चन? बार बार आया है और बहुत रिपीट होता है। आला और ऊदल किस राजा के सामंत थे? ये किसके सामंत थे? आला और ऊदल किस राजा के सामंत थे? ठीक है, ये थे परमाल के। आगे हमारा क्वेश्चन है, आला और ऊदल राजा परमाल के राज दरबार में के सामंत थे जिनकी वीरता का वर्णन जगनिक ने परमाल रासों में किया है। 12 बरस ले कुकर जिए और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। मतलब 12 वर्ष तक कौन जीता है? कुकर मतलब कुत्ता। ठीक है, और 13 वर्ष तक कौन जीता है? 13 वर्ष तक जीता है छत्री। ठीक है, और 13 लो जिए सियार, 13 लो सियार जीता है। ठीक है, और बरस 18 छत्री जिए। छत्री कितने वर्ष तक जीता है? 18। ठीक है, आगे जीवन को धिक्कार, आगे का जीवन धिक्कार है। और इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है? बरस 18 12 बरस ले कुकर जिए और 13 लो जिए सियार। इसका क्या है? आल। इस किस में गाया गया है? आला में। ठीक है, उपर्युक्त पंक्ति जगनिक रचित परमाल रासों से ली गई हैं। इसमें आला और ऊदल नामक दो वीरों सरदारों वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन है। इसमें वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप मिलता है उतना अन्यत्र दुर्लभ युद्धों के अत्यंत प्रभावशाली वर्णनों की इस काव्य में भरमार है। इसकी रचना लोक गाथा के रूप में न होकर शुद्ध काव्य के रूप में हुई है। ठीक है, आगे है, वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज के बारे में दिया गया। वीर गाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा इसके रचयिता चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पृथ्वीराज रासो 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। सबसे बड़े संस्करण का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ। इसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय सुरक्षित हैं। 1585 में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन कराया था। इस संस्करण में 69 खंड समय तथा 16,306 छंद हैं। ठीक है, पृथ्वीराज रासो 7,000 छंदों का काव्य माना जाता है। इसका प्रकाशन नहीं हुआ, किंतु अबोहर एवं बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं, जो 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई हैं। तीसरा लघु संस्करण 3500 छंदों का है। इसमें 1900 समय खंड हैं। आगे इसमें पढ़ लीजिए और मैं आगे बढ़ती हूँ क्योंकि वो लंबा पैराग्राफ है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? चंद्रवरदाई को माना है। पृथ्वीराज रासो उसके महाकाव्य को माना है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? कहने वाले आलोचक कौन है? ठीक है, कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। सीधी सी बात है, अगर पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य माना है तो उसके चंद्रवरदाई लिखित हैं, तो हिंदी के पहले चंद्रवरदाई को ही माना गया है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई। आगे है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के कवि कौन हैं? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। चंद्रवरदाई। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? ये हमें बताना है। महाराजा पृथ्वीराज चौहान के थे। ठीक है, और इनकी चंद्रवरदाई और महाराजा पृथ्वीराज की एक संयोगवश एक कहानी है कि इन दोनों को जन्म एक ही दिन हुआ था और एक ही दिन मृत्यु भी हुई है। पृथ्वीराज रासो किस कवि के रचना है? किस कवि की है? चंद्रवरदाई की।
ये बार बार आए हुए हैं क्वेश्चन, रिपीटेड हैं सारे। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना गया है? पृथ्वीराज रासो को माना गया है। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे? संयोगिता के प्रति। पृथ्वीराज कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। संयोगिता भी पृथ्वीराज पर अनुरक्त थी। पृथ्वीराज के बढ़ते हुए उत्कर्ष को जयचंद सहन न कर सका और मन ही मन द्वेष भाव रखने लगा। पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए जयचंद ने उनकी मूर्ति द्वार पर लगवा दी और संयोगिता के स्वयंवर की घोषणा की। संयोगिता ने मूर्ति स्वरूप पृथ्वीराज के गले में वरमाला डाल दी। उसी समय पृथ्वीराज आए और संयोगिता को घोड़े पर बिठाकर दिल्ली ले गए। उन्होंने जो मूर्ति पृथ्वीराज की बना के बाहर खड़ी कर दी थी, उनके पिता ने उसी पर वरमाला डाल दी और तब तक पृथ्वीराज आ गए और वो उठा के संयोगिता को ले गए। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन हैं? सोमेश्वर। पृथ्वीराज रासो, प्रमाल रासो तथा बलभद्र विलास नामक ग्रंथों से ज्ञात होता है। हस्तिनापुर दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर का राजा कामध्वज से युद्ध हुआ। अजमेर के राजा सोमेश्वर पृथ्वीराज चौहान के पिता ने राजा अनंगपाल की सहायता की। तब अनंगपाल ने अपनी पुत्री इंद्रावती का विवाह राजा सोमेश्वर से करके उनका एहसान चुकाया। रानी इंद्रावती का ही एक नाम कमला भी है। क्या नाम है? कमला। इंद्रावती उनकी पत्नी है इनके सोमेश्वर की, और उनका नाम एक कमला भी है। ये किसकी है? पृथ्वीराज की माता का है। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है, आगे है सूची मिलान है। सूची का मिलान, सूची 1 से 2 का मिलान कीजिए। ठीक है, बीसलदेव रासो नरपतनाल, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, परमाल रासो जगनिक, कुमार रासो दलपत विजय। ठीक है, इसका हो जाएगा 1 का 2, 1 का 2 हो गया तो ये इसका सही हो गया, बी हो जाएगा। ठीक है, और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, बी का 1 हो गया। परमाल रासो, सी का 4 हो गया। परमाल रासो जगनिक है, ये 4 हो गया, बी का 4 हो गया। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की चंद्रवरदाई है, परमाल रासो की जगनिक है, कुमार रासो दलपत विजय है, विशलदेव रासो नरपतनाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशलदेव रासो नरपतनाल, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, परमाल रासो जगनिक, कुमार रासो दलपत विजय। कुमार रासो के रचयिता कौन है? दलपत विजय। दल है तो उनमें खुमान भी बहुत ज़्यादा है। किसी का दल ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं जिस घर में, उसे खुमार भी ज़्यादा होगा। हमें इसे याद कर सकते हैं। कुमार रासो के रचयिता कौन है? दलपत विजय। ठीक है, आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। इसमें क्या उपलब्ध नहीं है? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। इसमें क्या नहीं है? सिख साहित्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, हिंदी साहित्य के आदिकालीन संवत 1050 से 1375 तक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का नाम दिया है। इसका चारण काल, सिद्ध सामंत काल और अन्य नामों से भी उल्लेख किया जाता है। इस समय का साहित्य मुख्यतः इन रूपों में मिलता है: सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारण साहित्य, प्रकीर्णक साहित्य। सिख साहित्य का उल्लेख इस काल में नहीं मिलता है। ठीक है, संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? 1050 से 1375। निम्न में से कौन सा वीरगाथा काल की रचना नहीं है? संदेश रासक, जयमयंक जयचंद्रिका, आलाखंड, भक्तमाल। इसमें क्या नहीं है ये पूछा गया है, तो इसमें हमारी आलाखंड भी है, संदेश रासक भी है, जयमयंक चंद्रिका भी है, भक्तमाल नहीं है। भक्तमाल हमारे भक्ति काल की है। ठीक है, नावादास भक्ति काल के कवि थे, इनकी रचना भक्तमाल है। प्रियादास की भक्तमाल की टीका 1712 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें 200 भक्तों की चरित्र 316 छप्पयों में बढ़े थे। भक्तमाल में तुलसीदास जी की भक्तमाल का सुमेरु कहा गया है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। जयमयंक जयचंद्र का मधुकर भट्ट की है। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? इसमें
कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? चंद्रवरदाई है। जगनिक है। दलपत विजय। नाभादास नहीं है। तो यही क्वेश्चन हमारा ठीक हो जाएगा।